हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एऑन आईएएस। तो हम हमारी लेक्चर सीरीज के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वेटलैंड इकोसिस्टम एंड रामसर कन्वेंशन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हम वेटलैंड के बारे में समझ लेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि वेटलैंड क्या होता है, कौन सी इकोसिस्टम्स है जो हम वेटलैंड में यूजुअली पढ़ते हैं। वी विल सी द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, देन वी आर गोइंग टू सी द वाइस यूज कॉन्सेप्ट जो रामसर वेटलैंड का ही पार्ट है। अगेन एक पार्ट है रामसर वेटलैंड का, दैट इज मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, उसको देखेंगे। कुछ फैक्ट देखेंगे कि कौन सी पहली साइट थी, कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा एरिया है, इस टाइप के जो भी फैक्ट्स है उनको एक बार देख लेंगे। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि जो आपका रामसर वेटलैंड कन्वेंशन है इसमें माइग्रेटरी पाथ्स के बारे में बात की है। तो जस्ट एक ओवरव्यू देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। एंड फाइनली वी विल सी द साइट्स which are included under the Ramsar wetland of importance in India. Okay, let's start for the today's lecture. तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम, अब इसी में सिस्टम है एंड इको, दो वर्ड्स, समथिंग इज रिलेटेड विथ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड अ सिस्टम व्हिच इन्वॉल्व्स ऑल दीज थिंग्स। तो अगर सिंपल भाषा में बताना है तो इट इज इंटरैक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन अ एनवायरनमेंट। ओके, सो कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which is interacting with each other, मतलब आपके एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो उस कनेक्टेड सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। नाउ एवरीथिंग इन एन इकोसिस्टम इज इंटरडिपेंडेंट। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है, दो वर्ड्स पे ज्यादा फोकस रखना है, दैट इज दिस कनेक्टेड सिस्टम, इंटरकनेक्शन एंड इंटरैक्टिंग systems, interacting components. So this is your ecosystem, right? अब एग्जाम्पल क्या है इकोसिस्टम के? फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है और डेजर्ट इकोसिस्टम भी है। Now these are all the biotic and abiotic factors that interact with each other. Okay, so this is the ecosystem. Now wetland इकोसिस्टम का ही एक पार्ट है, एक एस्पेक्ट है बेसिकली, दैट इज योर वेटलैंड। अब वेटलैंड क्या है? एक ऐसी इकोसिस्टम है जिसमें मार्शेस और पीटलैंड इंक्लूड होते हैं। ओके, नाउ पीटलैंड विथ वाटर, दैट इज स्टैटिक या फिर फ्लोइंग, या तो स्टैंड स्टिल हो सकता है या फ्लो भी हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है या फिर सलाइन हो सकता है, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। तो 6 मीटर से नीचे उसकी डेप्थ होनी चाहिए और ये बाकी सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो सकती है। ये है वेटलैंड, जो एक इकोसिस्टम। अब जैसे कि हमने बोला कि नॉट डीपर देन 6 मीटर्स, मैनमेड भी हो सकता है और नेचुरल हैबिटेट भी हो सकता है। तो दिस इज योर वेटलैंड। नाउ वर्ल्ड के जितने भी वेटलैंड्स है उसमें 35 to 40% तक का डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। ओके, so that's why it is very essential that we look into the conservation. बट उससे पहले समझते हैं वेटलैंड को थोड़ा और डिटेल में। ओके, हमने अभी देखा कि ह्यूमन मेड भी हो सकता है और नेचुरल हैबिटेट भी हो सकता है। अब वेटलैंड की डेफिनेशन समझ ली कि भाई ये चीज आपका वेटलैंड होती है, लेकिन उसके कुछ और एस्पेक्ट्स भी है, जैसे कि इट इज अ ट्रांजिशन जोन। वेटलैंड एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन अ टेरेस्ट्रियल एंड एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट समझ लो, ग्रासलैंड समझ लो, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, लैंड के ऊपर है, दैट इज योर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और
एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब जो पानी में, अब इन दोनों का जो बीच में जहां पे ये दोनों मिलते हैं, दैट ट्रांजिशन जोन वी कॉल इट एज अ वेटलैंड। ओके, अब ये जो ट्रांजिशन जोन है, इस ट्रांजिशन जोन की वजह से यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं, एक तो इकोटोन और दूसरा एज इफेक्ट। नाउ व्हाट इज एन इकोटोन? इकोटोन एक नैरो ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन बोल रहे थे हम, वेटलैंड इज अ ट्रांजिशन जोन, so basically a wetland is a ecotone, so it is a narrow transition zone between two different ecosystem where they meet and blend together। अब वेटलैंड एक प्रकार का आपका इकोटोन है, वैसे ही ग्रासलैंड भी इकोटोन है, राइट। अब ग्रासलैंड में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो नैरो रहेगा तो ही उसको हम इकोटोन बोलेंगे, अगर वो बहुत वास्ट है जैसे स्टेपीज के ग्रासलैंड है तो हम उसको इकोटोन नहीं बोलेंगे। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। अब इकोटोन में एक इफेक्ट होता है जिसको कहते हैं एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट में क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे लिविंग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। पेड़ों की जो प्लांट्स है, प्लांट्स की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, एनिमल्स की डाइवर्सिटी होती है, बर्ड्स की डाइवर्सिटी, और बर्ड्स ज्यादा मेजरली बर्ड्स की ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो ये जो इफेक्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, इसी को एज इफेक्ट कहा जाता है। So it is a phenomena where ecotone, मतलब ये ऊपर वाली चीज, the narrow transition zone has greater variety and density of life than either of the ecosystem on its side। मतलब इस साइड की इकोसिस्टम में भी इतनी वैरायटी नहीं है और इस साइड में भी इतनी वैरायटी नहीं है, लेकिन बीच में जहां ये दोनों इकोसिस्टम ब्लेंड हो रही है वहां बहुत ज्यादा वैरायटी और डेंसिटी देखने को मिलती है। So that is an edge effect। अब इस एज इफेक्ट को आप, हम जो वेटलैंड देखने वाले हैं, वेटलैंड इकोसिस्टम्स, उस पे आप समझने की कोशिश की तो यहाँ पे आपको बर्ड्स का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दिस इकोसिस्टम। अब जो आपका वेटलैंड है, तो वेटलैंड के डिफरेंट वेटलैंड तो एक ब्रॉड टर्म हो गई, उसमें अब बहुत सारी चीजें आएगी, एस्ट्यूरी आएगा, लगून आएगा, ठीक है, लेक आएगा। अब ये डिफरेंट टाइप्स है जो हम वेटलैंड के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो एस्ट्यूरी एक इसी टाइप का वेटलैंड इकोसिस्टम है। तो एस्ट्यूरी क्या होती है? इट इज एन एरिया वेयर फ्रेश वाटर ऑफ रिवर स्ट्रीम मीट्स द ओशन, उसको कहेंगे एस्ट्यूरी, ठीक है। एस्ट्यूरी क्या होती है? जहां पे रिवर और आपका सी का वाटर ब्लेंड होता है, मिक्स होता है। Now the mixing of salt and fresh water creates what is known as brackish water। इसकी सैलिनिटी कम होती है 35 पार्ट्स पर मिलियन से। ओके, तो जो हम सैलिनिटी को देखते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे सैलिनिटी कम होती है, 0.5 to 35 रहती है पार्ट्स पर थाउजेंड। ओके, so the salinity of which can be as low as 0.5 parts per thousand to 35, इसके बीच में रहेगी, उसको हम बोलेंगे ब्रैकिश वाटर। तो एस्ट्यूरी में आपको ब्रैकिश वाटर देखने को मिलता है। अब जो एस्ट्यूरी है आपकी, वो फोर डिफरेंट तरीके से बनती है, ठीक है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके? एक तो कोस्टल प्लेन एस्ट्यूरी होगा, टेक्टोनिक एस्ट्यूरी होगी, बार बिल्ट एस्ट्यूरी हो सकती है, या फिर फियॉर्ड एस्ट्यूरी हो सकती है। फियॉर्ड बेसिकली आपका कुछ मतलब ये नॉर्वे में ज्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका कोई ग्लेशियर होगा, ग्लेशियल वैली होगी और वो सबमर्ज हो गई और फिर सी का पानी अंदर ट्रांसग्रेस कर लिया होगा, उस चीज को हम बोलेंगे फियॉर्ड एस्ट्यूरी। Okay, now the fresh water estuaries also exist। तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि ब्रैकिश वाटर वहां पे रहता है, मतलब सैलिनिटी रहती है उसके 0.5 से 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। लेकिन फ्रेश वाटर एस्ट्यूरीज भी दुनिया में है, दे डू एग्जिस्ट, लेकिन बहुत कम है, दे आर वेरी वेरी रेयर। दे अकर वेयर द रिवर्स एंड स्ट्रीम
dilute massive bodies of fresh water like the Great Lakes. ओके, तो अगर स्टेटमेंट आता है कि भाई फ्रेश वाटर एस्चुरी देखने को ही नहीं मिलती या देखने को मिलती है, तो आप उस हिसाब से आपके अंडरस्टैंडिंग से उस स्टेटमेंट को करेक्ट या इनकरेक्ट कर सकते हैं। मूविंग अहेड, ये है एस्चुरी। अब एक और चीज आती है, एस्चुरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन एक वही सेम फिनोमेना जहां पे रिवर का वाटर सी वाटर से मिल रहा है, तो डेल्टा नाम की भी एक चीज बनती है। तो एस्चुरी और डेल्टा में उसके शेप का डिफरेंस है, ठीक है, उसके जो मॉर्फोलॉजी है उसका डिफरेंस है। डेल्टा बेसिकली ट्रायंगुलर होता है और आपकी जो एस्चुरी होती है वो फनल शेप्ड होती है। अब एस्चुरी जो है हमारे पास, यहाँ पे हमको एस्चुरी देखने को मिलती है, यहाँ पे देखने तापी, नर्मदा, जो आपकी स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो वेस्टर्न घाट्स के थ्रू कह लो या फिर आपके अरेबियन सी में जो ड्रेन हो रही है रिवर्स, दे यूजुअली मेक द एस्चुरी, क्योंकि उनके पास इतना सेडिमेंट नहीं है। एक तो जहां से वो फ्लो कर रही है वो टोपोग्राफी काफी हार्ड है, तो बहुत ज्यादा वो इरोड करके अपने साथ मटेरियल नहीं ला पाती, उसको सेडिमेंटेशन नहीं हो पाता है, उसकी वजह से यहाँ पे लेस सेडिमेंटेशन होता है और एस्चुरी बनती है। डेल्टा के लिए बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स चाहिए। तो दिस इज द एस्चुरी इन इंडिया। डेल्टा ये है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ डेल्टा विच इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, एंड दिस इज नोन एज डेल्टा। अब जितनी भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली रिवर्स है, दे मेक डेल्टा, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब लेक और वेटलैंड के बारे में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों चीजें सेम है या डिफरेंट है, क्योंकि देयर आर लेक्स विच आर ऑल्सो इंक्लूडेड एज वेटलैंड्स। नाउ ये जो आपका लेक है, लेक की बात जब हम करते हैं, और वेटलैंड्स, अब थोड़ी देर पहले जब हमने डेफिनेशन देखा तो हमको पता है कि ये 6 मीटर से बड़ा नहीं हो सकता, 6 मीटर से ज्यादा इसकी डेप्थ नहीं हो सकती, लेकिन लेक थोड़ा डीप होता है कंपेयर टू योर वेटलैंड, राइट। नाउ दिस इज, यहाँ पे परमानेंट आपको वाटर, स्टैंडिंग वाटर देखने को मिलेगा, परमानेंट स्टैंडिंग वाटर यहाँ पे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज ऑलिगोट्रॉपिक, दिस इज ऑलिगोट्रॉपिक, यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स कम अवेलेबल रहते हैं, और ये जो है ये यूट्रॉपिक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। लेक की जो प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज लेस देन 100 mg कार्बन पर मीटर स्क्वायर, और वही अगर हम इसकी बात करें तो इसकी मोर देन 100 प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखने को मिलती है। लेक में बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो आपके फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, लेकिन वेटलैंड में माइक्रोफैट्स भी होते हैं, माइक्रोफाइट। मेजरली आपका प्रोडक्शन जो आता है वो इनसे आता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है वेटलैंड में और लेक में, ये आपने याद रखना है। बट देयर आर लेक्स विच आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन वेटलैंड्स। अब एक और वेटलैंड इकोसिस्टम है जिसको हम कहते हैं लगून। तो लगून क्या होता है? इट इज बेसिकली वाटर बॉडी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर वाटर बॉडी बाय नेचुरल बैरियर, ठीक है, मतलब छोटा वाटर बॉडी बन गया है बड़े वाटर बॉडी से अलग होके कुछ नेचुरल बैरियर की वजह से। अब लगून्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लार्जर वाटर बॉडीज बाय सैंडबार्स, बैरियर रीफ, कोरल रीफ एंड अदर नेचुरल बैरियर्स। अब ये जो लगून वर्ड है इसको लगुना से आया है, विच इज एन इटालियन ओरिजिन वर्ड विच मीन्स पॉन्ड या फिर लेक। अब दो टाइप के लगून्स होते हैं, या तो इट इज एन अटॉल लगून या फिर कोस्टल लगून।
अटॉल लेगून क्या होता है कि ये जैसे आप देख सकते हो, दिस इज कोरल का फॉर्मेशन है, दिस इज अ कोरल रीफ, और बीच में आपको यहाँ पे लेक देखने को मिल रहा है। तो ऐसा जो लगून बनता है उसको कहते हैं अटॉल लगून। ओके, और वही अगर हम कोस्टल लगून की बात करते हैं तो कोस्टल लगून हमेशा मेनलैंड से अटैच होता है। दिस इज मेनलैंड, यू कैन सी दिस इज द मेनलैंड, और यहाँ पे ये अटैच्ड है, यहाँ पे आपका सैंड बार्स बन गया, और इस वाटर बॉडी से ये वाटर बॉडी सेपरेट होगी। दिस इज योर चिलिका लेक एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रामसर साइट। ये कुछ टाइम के लिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पर भी थी। आगे पढ़ते हैं हम कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है। अब मैंग्रोव्स भी एक इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है जो वेटलैंड के अंडर हमको पढ़ना है। तो मैंग्रोव्स क्या है? ये बेसिकली ऐसे प्लांट्स है जो सलाइन कंडीशन में अच्छे से थ्राइव कर सकते हैं। दे आर अडेप्टेबल टू सर्वाइव इन हेवी सॉल्ट वाटर या सलाइन वाटर जो भी है उसमें ये काफी अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं। ओके, so these are basically found, mangroves are found in warm areas with calm coastlines, shallow water and soft ground. Now their size and type can vary depending upon the environmental condition. जहाँ पे बहुत ज्यादा सैलिनिटी होती है वहां पे आपको मैंग्रोव स्टंटेड देखने को मिलते हैं, दे आर शॉर्ट एंड स्टंटेड। और जहां थोड़ी फेवरेबल कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वहां उनकी कैनोपीज 30 से 40 मीटर तक भी जा सकती है। So this is one important aspect about the mangroves. अब मैंग्रोव जो है क्यों पढ़ना है हमको, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे सपोर्ट वेरी रिच फूड वेब, दे सस्टेन अ वेरी रिच फूड वेब। नाउ फ्रॉम detritus decomposers to fish, mammals and birds, बहुत सारी आपको फूड वेब यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाते हैं एक इकोसिस्टम का, इसको कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। They also support the biodiversity conservation by serving as habitat, spawning grounds and nurseries and source of the nutrients. फूड भी प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं और नर्सरीज के तौर पर भी ये परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्विंग दी बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमने अगर मैंग्रोव कंजर्व कर लिया तो कितनी सारी बर्ड्स की स्पीसीज होगी या मरीन स्पीसीज होंगे जिनको आप कंजर्व कर लोगे जस्ट बाय कंजर्विंग दी वन इकोसिस्टम। They host an estimated of 341 threatened reptiles, amphibians, mammals, fish and bird species. मतलब आप सोचो अगर एक मैंग्रोव इकोसिस्टम को आपने सेव कर लिया, आप इतनी सारी स्पीसीज को थ्रेटन होने से या एक्सटिंक्ट होने से उसको सेव कर सकते हैं। That's why its conservation becomes important. Now these mangroves represent an interface between terrestrial and marine ecosystem. Terrestrial ecosystem और marine system के बीच में एक narrow transition zone है. Most easily recognizable adaptation to intertidal environments is their aerial rooting system, which is completely or partly exposed to the atmosphere for a part of the day but inundated at the high tide. तो इनकी एक सिस्टम है एरियल रूट्स, इसकी वजह से ये सलाइन कंडीशंस में अच्छे से थ्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी एक और एडाप्टेशन है कि इनकी जो सीड्स होती है वो उनके प्लांट पे ही जर्मिनेट हो जाती है और जर्मिनेट होने के बाद में वो सॉइल में जाके प्लांट हो जाती है, गिर जाती है मतलब पेड़ से। तो इसकी वजह से भी वो थ्राइव कर सकते हैं। तो ये सारी एडाप्टेशंस होती है जो मैंग्रोव्स को सपोर्ट करती है टू लिव एंड थ्राइव इन सलाइन कंडीशंस। एक रिपोर्ट आया है
मतलब ये हर 2 साल में आता है। फॉरेस्ट स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज इसको निकालती है। Now this is brought by the Forest Survey of India since 1987. ओके, तो अभी हमारे पास पुराना वाला है, अभी नया वाला अभी तक आया नहीं है, नॉट रिलीज येट। अब इन्होंने मैंग्रोव्स के बारे में, मतलब इस रिपोर्ट में मैंग्रोव्स के ऊपर भी बात की गई। तो इस रिपोर्ट में बोला गया है दैट इंडिया का जो मैंग्रोव कवर है इट इज 4,991 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब करीब करीब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का आपके पास मैंग्रोव का कवर है, विच इज 0.15% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इसमें डिक्रीज हुआ है, नेट डिक्रीज ऑफ 7.43 किलोमीटर स्क्वायर सिंस 2021। 2021 से 7.5 स्क्वायर किलोमीटर की इसमें डिक्रीज देखी गई है। अब डिक्रीज सबसे ज्यादा कहां देखी गई है, तो गुजरात में डिक्रीज हुआ है विच इज अबाउट 36 स्क्वायर किलोमीटर्स, while Andhra Pradesh and Maharashtra has experienced an increase of 13 and 12 square kilometers respectively। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा याद रखना है कि 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का हमारे पास मैंग्रोव है, अराउंड 0.15%, और डिक्रीज हुई है गुजरात में, इंक्रीज हुई है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। अब मेजर आपके जो मैंग्रोव्स है वो कौन से? द मेजर मैंग्रोव इकोसिस्टम आर फाउंड इन ओडिशा एट भितरकनिका, आंध्र प्रदेश द गोदावरी कृष्णा डेल्टा, गुजरात, केरला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट continuous mangrove forest in world, while Bhitarkanika is the second largest in India. So these are the different mangrove forest location. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे you have mangroves, then you have mangroves here, you have mangroves here, here। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत बड़ा सुंदरबन, सुंदरी ट्री जो है वो भी मैंग्रोव स्पीसीज है। So these trees are found here. Okay, so mangroves ये यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। Okay, before, so we just saw, okay, तो हमने देखा अभी तक मैंग्रोव्स के बारे में, लेकिन मैंग्रोव्स का थोड़ा एक और चीज पढ़ते हैं बिफोर मूविंग अहेड विद आवर टॉपिक। तो जो आपका स्पीसीज है मैंग्रोव में, कौन सी स्पीसीज आती है, तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। मैंग्रोव्स में बेसिकली एबिसिनिया officinalis, then you have Rhizophora mucronata, Soneratia alba, and you have Bruguria cylindrica. So these are the species of mangrove. Okay, so these are the different species of mangrove. Let's move ahead. So now let us understand what is the significance of wetland ecosystem. तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो है वेटलैंड की, वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है इट इज वाटर ट्रीटमेंट करते हैं बाय रिमूविंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द वाटर नेचुरली।
ठीक है, तो वाटर के लिए एक इम्पोर्टेंस उसका सिग्निफिकेंस बनता है। इट क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए हमको हेल्प करता है बाय सिक्वेस्टरिंग कार्बन, सिक्वेस्टर्स कार्बन। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हम वेटलैंड्स को सेव करें, सिक्योर करें। अब क्लाइमेट चेंज में आपको देखेगा कि एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो कोस्टल इरोजन जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स, दे हेल्प इन मिटिगेटिंग द कोस्टल इरोजन, कोस्टलाइन को स्टेबलाइज करते हैं। डायरेक्टली वेव्स कोस्टलाइन को इरोड नहीं कर पाती क्योंकि बीच में आपका मैंग्रोव्स है, एक बैरियर है, तो एक प्रोटेक्शन बना रहता है अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ इवेंट्स। So it is very important that we save the wetlands. Now they are getting depleted. Now what are the reasons for their depletion? उसको आप एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट कर रहे हो, ओके, you are converting them for urbanization, then you are releasing waste water, जो सिटीज का सीवर वाटर है वो आप उसमें डाल रहे हो, उसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड हो जा रहे हैं। रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड इज गेटिंग देयर, इसकी वजह से अल्गल ब्लूम आ रहा है, टॉक्सिक अल्गल ब्लूम विच सफोकेट्स द लाइफ, whatever aquatic life is there in the wetland, it is getting suffocated. Okay, अब ये जो वेस्ट वाटर है, इससे उसका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बीओडी, वो बढ़ जा रहा है, उसकी वजह से भी आपके एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, डिकम्पोजिशन में ही आपका ऑक्सीजन सारा का सारा चले जा रहा है। एंड दीज आर द रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ योर वेटलैंड्स। तो इट इज इसेंशियल दैट जो इतनी इंपॉर्टेंट एक इकोसिस्टम है उसको सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके लिए कुछ चीजें हुई हैं, जैसे कि कुछ रूल्स लाए हैं, कुछ कन्वेंशन पे काम हुआ है। तो दीज आर दी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एफर्ट्स। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, आज के लेक्चर में हम रामसर कन्वेंशन को देखेंगे। Wetland International, it's an NGO which works for securing and conserving the wetlands. Then we have the National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystem, National Wetland Conservation Program, Wetland Conservation and Management Rules. This we will see in another lecture. आज के लेक्चर में हम रामसर कन्वेंशन को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रामसर कन्वेंशन जो है, इसको साइन किया गया था, ईरान की एक सिटी है रामसर नाम से, वहां पे इसको साइन किया गया था। लेकिन समझते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस रामसर कन्वेंशन। तो इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी that provides the framework for conservation and wise use of wetland and their resources. तो वेटलैंड के कंजर्वेशन का एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क है आपका रामसर वेटलैंड कन्वेंशन। ओके, अब दिस कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड इन द इरानियन सिटी रामसर इन 1971 और इफेक्ट में कब आया? 1975 में। Every year we celebrate February 2nd as the World's Wetland Day. The Global Wetland Outlook पब्लिकेशन है जो रामसर का सेक्रेटरीट इशू करता है, पब्लिश करता है। So Global Wetland Outlook is published by the Secretariat of the Convention on Wetlands, that is Ramsar Convention. Now Ramsar Convention on Wetland की COP is Convention of Parties. It is the policy making organ. ये लोग बैठ के पॉलिसी बनाते हैं। रामसर कन्वेंशन ये
which adopts decisions, that is resolutions and recommendation to administer the work of the convention. अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ये हर 3 साल में मिलती है, जहां पे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के, मीट एज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। अब 2015 की जो कॉन्फ्रेंस थी वो विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे यहाँ पे हुई थी 2025 में, विद द थीम प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये उसकी थीम थी। ड्यूरिंग दिस मीटिंग India's resolution on promoting sustainable lifestyle for wetland was adopted and Zimbabwe assumed the presidency for the following 3 years. दो 2014 की मतलब 15 वाले से पहले की जो COP थी वो हुई थी आपकी 2022 में, हाइब्रिड फॉर्मेट में हुई थी बिटवीन जेनेवा, स्विट्जरलैंड एंड Wuhan, China, under the theme Wetland Action for People and Nature. The meeting adopted the Wuhan Declaration. तो ये वुहान डेक्लेरेशन जो है आपका यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था, एमिंग टू हॉल्ट एंड रिवर्स द ग्लोबल लॉस ऑफ द वेटलैंड्स। COP 13 दुबई में हुई थी UAE में 2018 में, और ये पहली ऐसी COP थी जो अरब कंट्रीज में हुई थी। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अभी तक कोई भी रामसर का COP कॉन्फ्रेंस होस्ट नहीं किया है। इंडिया हैज नॉट होस्टेड एनी कॉन्फ्रेंस येट। ओके, ये चीज हमने याद रखनी है। अगर स्टेटमेंट में आ जाता है कि इंडिया में हुई थी तो नहीं, इंडिया ने अभी तक कोई भी कॉन्फ्रेंस होस्ट नहीं करी है रामसर। अब वेटलैंड की डेफिनेशन तो हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी कि मार्शी लैंड होगा और 6 मीटर से ज्यादा उसकी डेप्थ नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन रामसर ने भी वेटलैंड को डिफाइन किया है। तो रामसर वेटलैंड को कैसे डिफाइन करता है? ये कहता है कि इट इज द एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड और वाटर। ठीक है, अब जो फेन होता है बेसिकली पीटलैंड का ही एक टाइप होता है, जहां पे ग्राउंड वाटर एक मेजर सोर्स होता है वाटर का। नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है, परमानेंट हो सकता है या फिर टेम्पररी हो सकता है, विथ वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग। फ्रेश वाटर हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है या फिर सलाइन हो सकता है, लेकिन उसकी लो टाइड पे जो डेप्थ रहेगी वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं रह सकती। So these are the aspects which are covered under the definition of wetland by Ramsar Convention. एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये रामसर कन्वेंशन जो है इसको वाटर फाउल कन्वेंशन भी कहते हैं। वाटर फाउल क्या होता है? बेसिकली इट इज द फैमिली ऑफ बर्ड्स जो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एनेटिडे, डक, हीज और स्वान इसमें आते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनकी जो फीट होती है वो वेब्ड फीट होती है, उसके बाद में बीक्स फ्लैट होती है, और फेदर्स जो होते हैं ना वो गीले नहीं होते। ठीक है, तो वाटर प्रूफ फेदर्स होते हैं। तो इस फैमिली के जो बर्ड्स हैं उनको वाटरफाउल कहा जाता है, और रामसर कन्वेंशन को वाटरफाउल कन्वेंशन भी कहा जाता है। जस्ट अ फैक्ट, यू कैन याद रख सकते हो आप उसको। अब हमने डेफिनेशन में एक चीज पढ़ी थी कि वाइज यूज। अब वाइज यूज क्या है? इस पे मेंस पे क्वेश्चन आया है, प्रीलिम्स में भी आया है। तो वाइज यूज बेसिकली क्या है? वाइज यूज है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर। किसी भी वेटलैंड का इकोलॉजिकल कैरेक्टर को आपने मेंटेन करना है। कैसे? इकोलॉजिकल अप्रोच से, विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस इज योर वाइज यूज। अब इसमें इकोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोसिस्टम कंपोनेंट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज दैट कैरेक्टराइज अ वेटलैंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। Ecosystem approach is managing the wetland considering the whole system and not just an isolated species
ऑफ ए रिसोर्स। एक सिस्टम की तरह इकोलॉजिकल अप्रोच वही होता है कि आप किसी भी चीज को एक होल सिस्टम की तरह कंसिडर करते हैं, ना कि कोई एक आइसोलेटेड एस्पेक्ट पे काम करते हैं। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी नो ह्यूमन यूज इज नॉट प्रोहिबिटेड बट इट मस्ट बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल वही होता है कि वी बोरो द रिसोर्सेस और वी आर बोरोइंग द अर्थ फ्रॉम द फ्यूचर जनरेशन, ताकि हम हमारी जो कैपेसिटी है रिसोर्सेज को यूज करने की, वो हम इतनी ना यूज करें कि हम आने वाली जनरेशन की रिसोर्स एक्सट्रैक्शन की कैपेसिटी को या उनकी कैपेबिलिटी को अफेक्ट करें, कि वो अपनी डेवलपमेंट ना कर सके। तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल तब होगी कि हम खुद तो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ रिसोर्सेस हम छोड़ रहे हैं। ये आया था ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट से, वहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया है, ब्रंटलैंड कमीशंस रिपोर्ट। ओके, अब वाइज यूज जो है हमने देख लिया कि वाइज यूज क्या है, लेकिन व्हाट इज नॉट अ वाइज यूज? तो वाइज यूज डज नॉट मीन दैट no human is allowed to use that particular resource. स्ट्रिक्ट प्रेजर्वेशन, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन का मतलब वाइज यूज नहीं है। मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का मतलब भी वाइज यूज नहीं है। और वाइज यूज का मतलब ये भी नहीं है कि आप अगर कोई वेटलैंड को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर उसको यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आप बोलोगे हम उसको कहीं और कॉम्पनसेट कर देंगे, ये भी वाइज यूज में आता नहीं। तो conversion is acceptable if compensated elsewhere is not included in wise use. ओके, तो वाइज यूज में वही चीजें कि सारी चीजें आपने सस्टेनेबली करनी है, इकोसिस्टम अप्रोच से करना है और इकोलॉजिकल कैरेक्टर मेंटेन करना है उस वेटलैंड का। दिस इज योर वाइज यूज। अब जो वेटलैंड की डेफिनेशन तो आपको मिल गई कि किस प्रकार से आपका वेटलैंड होता है, ठीक है, लेकिन आपका रामसर ने कुछ क्राइटेरिया दिया है वेटलैंड को आइडेंटिफाई करने का। तो वो क्राइटेरिया क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया गिवन बाय द रामसर। नाउ रामसर कन्वेंशन बोलता है कि आपको अगर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड बनाना है आपके वेटलैंड को, वैसे तो देखो हर जो भी हमने चीजें पढ़ी कि जैसे मार्शेस है, पीटलैंड है, फेन है, या फिर आपका मैनमेड इकोसिस्टम, मैनमेड वेटलैंड इकोसिस्टम होगा, या फिर कह लो कि आपका इस्चुरी हो गया, लगून हो गया, लेक हो गया, ये सारी चीजें तो वेटलैंड है, लेकिन सारी की सारी रामसर की वेटलैंड्स नहीं है। तो रामसर की वेटलैंड बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो वो क्राइटेरिया क्या होने चाहिए? रेगुलरली 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड्स, वाटर फाउल, वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करना चाहिए उस वेटलैंड ने, तब उसको कंसिडर किया जा सकता है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। उसके बाद उसने रेगुलरली सपोर्ट करना चाहिए 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ द वाटर बर्ड। 20,000 या उससे ज्यादा और 1% ऑफ इंडिविजुअल्स of the population of a species or subspecies. It should support significant proportion of indigenous fish और उनकी सब species. Important source of food होना चाहिए for fishes, spawning ground and nursery. And or it should be important halt destination on the migratory path. Okay, तो migratory path कुछ 5 माइग्रेटरी पाथ्स है पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया जिसमें आता है दैट इज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको याद रखना है कि माइग्रेटरी पाथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए उस वेटलैंड में। नाउ दीज आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड अंडर द रामसर कन्वेंशन। अब एक चीज आती है रामसर में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। अब कुछ वेटलैंड है वो कुछ ज्यादा ही खराब हो गए हैं, ज्यादा उसका डिप्लीशन हो गया, डिटेरियोरेट हो गया, अब उसके लिए आपको अलग से ज्यादा मेहनत करनी है। ऐसे जो वेटलैंड्स आप लिस्ट करते हो उनको आप डालते हो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में।
ठीक है, तो ये है आपका मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड. मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड इज बेसिकली a record of Ramsar site where changes in ecological character have occurred and are occurring or likely to occur due to pollution, technological development and human interference. मतलब इसको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उसको आप बहुत ज्यादा डिप्लीट हो जाएगा वो. ठीक है, द चिलिका लेक, ये जो इकोसिस्टम है वेटलैंड इकोसिस्टम, इट वाज प्लेस्ड ऑन द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बट इट वाज रिमूव्ड आफ्टर सम टाइम. तो इंडिया के कोई ऐसी वेटलैंड है क्या जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड पे है? तो यस, इंडिया की आज के टाइम पे दो ऐसी वेटलैंड इकोसिस्टम्स हैं जो आपकी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है. एक तो है केवलादेव घाना नेशनल पार्क एंड दूसरी है लोकतक लेक. तो ये दोनों आपकी जो है यहाँ पे मॉन्ट्रिक्स में है. So now coming to the organizations जिनके साथ मिलकर क्लोजली एसोसिएट होकर रामसर काम करता है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स. तो कौन है आपके रामसर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर्स? तो बर्डलैंड इंटरनेशनल एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है जो रामसर के साथ काम करता है. देन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, जो एंडेंजर्ड एनिमल्स की लिस्ट निकालते हैं, रेड लिस्ट वगैरह आती है ना, सो दिस ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट दैट इट वर्क्स विद रामसर. इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IWMI, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF, International Wild Fowl and Wetland Trust, WWT. These are the 6 organizations that work as international organization partner with the Ramsar Convention. अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं रामसर साइट्स वर्ल्ड में. तो पहली जो साइट थी वो 1974 में इंक्लूड करी गई थी रामसर में. It was Cobourg Peninsula, Australia. Largest number of sites अगर किसी देश में है तो वो है the United Kingdom. Largest area under Ramsar sites is in Brazil. इंडिया का 3rd रैंक आता है in the aspect of number of sites. Okay, it is first in Asia and 3rd in the world. First is United Kingdom, then Mexico, and then India. और एशिया में तो इंडिया फर्स्ट है. सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल remains the largest single Ramsar site in India. The largest sites वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो रियो नेग्रो इन ब्राजील और नीरीतुम्बा नियानदोम्बे, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आता है. क्वीन माउड गल्फ इन कनाडा. These are some of the largest sites, Ramsar sites in the world. अब साइट्स तो देख ली, लेकिन वर्ल्ड में एक और ऐसा बायोम है जो पैंटेनल साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है. इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड बायोम. इट इज लार्जेस्ट wetland biome. So it is Pantanal in South America. 3 कंट्रीज में आता है ये, ब्राजील, बोलिविया एंड पैराग्वे. अब इंडिया के रामसर साइट्स की बात करते हैं. इंडिया में 2 साइट्स का एडिशन हुआ है. एक पटना बर्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में नहीं है. पटना बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश एंड चारी दंड इन गुजरात. These are included as the Ramsar site. तो अभी इंडिया के रामसर साइट की टोटल कितनी हो गई है? 98. चिलिका लेक इन ओडिशा एंड घाना, केवलादेव घाना, भरतपुर, राजस्थान, ये पहली 2 रामसर साइट्स थी जो इंडिया की पहली 2 साइट्स थी जो रामसर में इंक्लूड करी गई थी 1981 में. तमिलनाडु स्टेट में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं
अबाउट 20 साइट्स आर देयर जो तमिलनाडु में है, जिनको रामसर का स्टेटस दिया गया है, सबसे ज्यादा किसी भी इंडियन स्टेट में। और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, जहां पे 11 साइट्स है। अब स्टेट वाइज हम एक बार साइट्स देख लेते हैं रामसर की, और उसको मैप पे भी मार्क करेंगे। आंध्र प्रदेश में एक ही साइट है, कोलेरू लेक। आसाम में दीपोर बील, छत्तीसगढ़ कोपरा रिजर्वायर, बिहार गोगाबील लेक, गोकुल रिजर्वायर, कंवर लेक, नागी बर्ड सैंक्चुरी, नकटी बर्ड सैंक्चुरी एंड उदयपुर लेक। गोवा में अगेन वन, नंदा लेक। इन गुजरात वी हैव 5 रामसर साइट्स, चारीदंड, हिजाडिया, नल सरोवर, थोल लेक, वधवाना वेटलैंड। तो ये 5 साइट्स है गुजरात में। हरियाणा में 2 साइट है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एंड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। So these are the sites in Andhra, Assam, छत्तीसगढ़, बिहार, गोवा, गुजरात एंड हरियाणा। उसके बाद अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में 3 साइट्स हैं, चंद्रताल, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड रेणुका लेक। ये 3 है हिमाचल में। जम्मू कश्मीर में 5 है, होकेरसर वेटलैंड, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, चालबाग वेटलैंड, मानसर सुरिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड वुलर लेक। झारखंड में 1 है, उधवा लेक। कर्नाटक में 4 है, रंगनाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुरी, मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। केरला हैज 3, अष्टमुडी वेटलैंड, षष्टमकोटा लेक एंड वेम्बनाड कोल वेटलैंड। लद्दाख में 2 है, सोकर एंड सो मोरीरी लेक। मध्य प्रदेश में आपके पास 5 साइट्स हैं, भोज वेटलैंड, साख्य सागर, तिरपुर लेक, यशवंत सागर एंड तवा रिजर्वायर। महाराष्ट्र में 3 है, लोनार लेक, नंदूर मध्यमेश्वर एंड थाने क्रीक। मणिपुर लोकतक लेक, यहाँ पे फुमड़ीज मिलती है। ओके, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है लोकतक में, मणिपुर फुमडीज। इट इज बेसिकली सॉइल एंड वेजिटेशन, और उसकी जो मैट्स है वो फ्लोट करती है लेक पर। देन इन मिजोरम यू हैव पाला वेटलैंड। ओडिशा में 6 है, अंसुपा लेक, भितरकनिका मैंग्रोव, चिलिका लेक, हीराकुड, सतकोसिया गॉर्ज एंड चंपारा लेक। इन पंजाब वी हैव 6, बियास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, केशो मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड रोपड़ वेटलैंड। राजस्थान में 5, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सांबर लेक, किचन वेटलैंड, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स एंड सिलीसेरे लेक। सिक्किम में केचोपालरी वेटलैंड, त्रिपुरा में रुद्र सागर। उत्तर प्रदेश में 11 साइट्स है, पटना बर्ड सैंक्चुरी, बखीरा सैंक्चुरी, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समान बर्ड सैंक्चुरी, समासपुर बर्ड सैंक्चुरी, संदीप बर्ड सैंक्चुरी, सरसाई नवार झील, सुर सरोवर एंड अपर गंगा रिवर। उत्तराखंड में आसान बैरेज, और वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता वेटलैंड एंड सुंदरबंस वेटलैंड। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट्स है। इसको डायरेक्टली मैप पे ही देखते हैं। तो ये हमारी नॉर्थ की साइट्स है, ठीक है, जिसमें आपका फ्यू साइट्स ऑफ यूपी की एक साइट है, और बाकी जो नॉर्दर्न पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की साइट। तो यहाँ पे है आपका वुलर लेक। ओके, दिस इज योर वुलर लेक। ये ऊपर वाला वुलर लेक है, नीचे वाला हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, श्रीनगर के नॉर्थ में। ओके, देन यू हैव शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड ये वाला आपका होकेरा वेटलैंड। देन यू हैव
North of Jammu, Surinsar Mansar. North of Amritsar, you have Keshopur Miani Community Reserve. यहाँ पे धर्मशाला के नीचे पोंग डैम, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपड़ वेटलैंड, हरिकेन लेक, कांजी वेटलैंड, बियास कंजर्वेशन रिजर्व. Here you have Asan Conservation Reserve, Renuka Wetland. This is Chandratal, Somoriri, Sokar Wetland Complex. And this one is Haidarpur Wetland. So these are the wetlands in the north states. अब मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया देखते हैं. यहां से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट से. तो नॉर्थ ईस्ट में दिस इज योर लोकतक लेक, रुद्र सागर, पाला वेटलैंड, दिपोर भिल. देख सकते हो ये आपकी ब्रह्मपुत्र जा रही है. ठीक है, आप इसको रिवर पे मार्क कर सकते हैं, रिवर के साथ इसको पढ़िएगा. ठीक है, ये आपका सुंदरबन वेटलैंड, ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड, उधवा लेक बर्ड सैंक्चुरी, गोगा बील, दिस इज काचोटपालरी वेटलैंड. Then you have Nagi Bird Sanctuary, Nakti Bird Sanctuary, Kabartal, Gokul Jalashay, Udaipur Jhel, Parvati Arga, Bakhira, Samaspur, Nawabganj. This is Sarai Nawar Jheel, Saman Bird Sanctuary. This is your Upper Ganga River. पटना बर्ड सैंक्चुरी जो अभी न्यू साइट ऐड हुई है, यूपी में है. सुर सरोवर, केवलादेव नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क. देन यू हैव सिलीसरे लेक, यू हैव भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किचना वेटलैंड, चारीदंड नई वाली साइट जो गुजरात में है, थोल लेक, नल सरोवर, किजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वधवाना वेटलैंड. मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, साख्य सागर, यशवंत सागर, सिरपुर वेटलैंड, भोज वेटलैंड, तवा रिजर्वायर, कोपरा जलाशय, हीराकुड, सतकोसी गॉर्ज, अंसुपा लेक, भितरकनिका मैंग्रोव, चिलिका लेक एंड तंपारा लेक. कमिंग टू महाराष्ट्र, थाने क्रीक, नंदूर मध्यमेश्वर एंड लोनार लेक. और नीचे आ जाइए गोवा में, नंदा लेक, हियर कोलेरू लेक. देन यू हैव मगाडीकेरे कंजर्वेशन रिजर्व, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुरी. आगे बढ़ते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं. साउथ में देखने को मिलती है आपको ये सारी साइट. ये आपकी 20 साइट्स आर देयर इन तमिलनाडु. So, Pallikarnai Marsh Reserve, Karikili Bird Sanctuary, Vedanthangal Bird Sanctuary, Kazuveli Bird Sanctuary, Pichavaram Mangroves, Karaivetti Bird Sanctuary, Vadavur Bird Sanctuary, Uday Martandapuram Bird Sanctuary, Point Calimere Bird Sanctuary, Tirthangal Bird Sanctuary, Sakkarai Kottai Bird Sanctuary, Gulf of Mannar Biosphere Reserve. Then you here have Kanjirankulam Bird Sanctuary, Chitrangudi Bird Sanctuary, Kunthankulam Bird Sanctuary, Suchindram Therur Wetland Complex, Vembanur Wetland Complex. केरला में आपके पास है वेम्बनाड कोल, सष्टमकोटा लेक एंड अष्टमुडी लेक. यहाँ पे नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी है, वेलोड बर्ड सैंक्चुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट एंड यू हैव रंगनाथिट्टू बर्ड सैंक्चुरी. So these are the these are the Ramsar Convention sites, wetland sites of India. अब सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की हमने बात करी थी. एक क्राइटेरिया था आपका वेटलैंड में बताया था रामसर ने कि इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी पाथ होना चाहिए. तो सेंट्रल एशियन पाथवे इंडिया जहाँ पे सिचुएटेड है
वहां पे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, तो ये एक इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी पाथ है। अब इसको समझते हैं हम। तो इट इज द शॉर्टेस्ट world's flyway and it is used by more than 600 migratory bird species spread over 30 countries from Siberia in the north to Maldives in the south। और बहुत सारे जो बर्ड्स है यहाँ के, इन्होंने इनके लाइफ टाइम में कितनी बार हिमालयस को क्रॉस किया होगा, like many times। More than 48 species that use the Central Asian flyway are globally threatened and 40 are in decline। So it is important कि इनके पाथ में, इसीलिए वेटलैंड को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके माइग्रेटरी बर्ड्स के माइग्रेटरी पाथ में ये वेटलैंड्स एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन का काम करते हैं, इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन का काम करते हैं। हॉल्ट यहाँ पे वो बर्ड्स लेते हैं। बर्ड लाइफ पार्टनर्स in the region to work together to provide safe havens for the migratory species, fighting the impact of hunting, habitation degradation, human disturbance and climate change। तो मैप पे एक बार इसको देख लेते हैं। So the Central Asian Flyway, this is the Central Asian Flyway। सबसे छोटा है सारे के सारे फ्लाईवेज में। ईस्ट अटलांटिक फ्लाईवे है, देन यू हैव ब्लैक सी मेडिटेरेनियन फ्लाईवे, यू हैव वेस्ट एशियन ईस्ट अफ्रीकन फ्लाईवे, ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे, सेंट्रल पैसिफिक अमेरिका, मिड कॉन्टिनेंटल एंड अटलांटिक अमेरिका, और ये बीच में आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ठीक है, अब एक और चीज जो समझने की है या फिर उसको ध्यान में आपने रखना है, वो ये चीज है कि आपका जो रामसर है, तो इट इज नॉट समथिंग अ मैंडेटरी चीज नहीं है। गवर्नमेंट हैज द फुल सोवरेनिटी, जो भी साइनिंग पार्टी है, तो कोई भी चीज इसमें मैंडेटरी नहीं है कि ये आपको ऐसे करना है तो करना ही है। ओके, सो द पावर्स आर विद द नेशनल गवर्नमेंट, द कॉन्ट्रैक्टिंग साइनिंग पार्टी, कि वो अपने वेटलैंड को कैसे मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम इस लेक्चर को यही एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने वेटलैंड इकोसिस्टम को समझा, उसके बाद हमने रामसर कन्वेंशन को समझा, हमने इंडिया की इंपॉर्टेंट जो साइट्स है रामसर की, अबाउट 98 साइट्स आर देयर, वो साइट्स को हमने मैप किया, और 2 साइट्स ऐड हुई है नई। एक तो आपकी पटना बर्ड सैंक्चुरी जो आपकी उत्तर प्रदेश में है, और चारीदंड जो गुजरात में है, तो ये 2 आपने ध्यान रखने हैं। और उसके बाद हमने सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में भी देखा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप एऑन आईएएस को कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप आपका डाउट डाल सकते हो, और वहां पे हम आंसर करेंगे आपके सारे डाउट्स को। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।